नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी बेसिक्स पे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आदित्य L1 मिशन जो लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, तो बीपीएससी के प्रीलिम्स में उससे सवाल तो आना लगभग तय है। तो इसको हम हॉलिस्टिकली बट बहुत क्रिस्प वे में देखेंगे कि क्या है। तो बेसिकली आदित्य L1 को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले सन का स्ट्रक्चर और लैग्रेंज पॉइंट। तो लैग्रेंज पॉइंट समझ लेंगे और सन के बारे में समझ लेंगे। इसके पहले अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखा है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और पुराने वीडियोस देखिए। साइंस का पीवाईक्यू का एनालिसिस किया गया है, इसके अलावा बहुत सारे पीवाईक्यू का एनालिसिस किया गया है और धीरे धीरे हम साइंस के भी वीडियोस को कल अपलोड करेंगे, तो आप उसको देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, आदित्य L1 मिशन को समझने से पहले क्या समझना हमें, सन के बारे में। तो सूरज को जो हम देखते हैं ना, हम दूर से देखते हैं कि एक आग का गोला दिखता है, बट वो दरअसल एकदम एग्जैक्टली वैसा होता नहीं है। सूरज में क्या है, डिफरेंट लेयर्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये सन का कोर है, उसका डिफरेंट लेयर्स है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे सन में, हम हालांकि जा नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि लगभग यहाँ पे 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस या केल्विन भी आप बोल लीजिए, इतना टेम्परेचर होता है सन के कोर में, तो जा ही नहीं सकते हैं। सरफेस पे लगभग 5000 से 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और मतलब एकदम टॉप लेयर पे। और टॉप लेयर के बाद जो कोरोना वाला लेयर होता है वहाँ टेम्परेचर और थोड़ा बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। तो खैर, सन के डिफरेंट लेयर्स होते हैं और सन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है। तो जो लेयर्स हैं, मेनली अगर हम ऊपर से देखें तो जो सबसे बाहर का लेयर है वो है कोरोना। उसके बाद जो है ये क्रोमोस्फेयर है, ठीक है। और इसके नीचे का जो लेयर है वो फोटोस्फेयर है। तो बेसिकली ये 3 मेन लेयर्स हैं। सबसे ऊपर कौन है? कोरोना, उसके बाद क्रोमोस्फेयर, उसके बाद फोटोस्फेयर, ठीक है। और बाकी इन सब को जानने का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो लेयर्स है ना, ये डिफरेंट लेयर्स भी हैं और इनमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होता है। जैसे सन स्पॉट के बारे में आपने देखा है ना, और इस पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा, सन स्पॉट पे, फ्लेयर पे। तो बेसिकली सन जो है वो डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट लेयर्स है, कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है। फिर कोर में भी डिफरेंट कोर है, लिक्विड कोर है और सॉलिड कोर है। तो कुछ उसी तरह का है, ठीक। बट इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें आइडिया नहीं है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हम ये जानते हैं कि सन में जो है वो, जस्ट अ सेक, सन में जो है वो हाइड्रोजन से हीलियम बनने का प्रोसेस है। 2 हाइड्रोजन मिलके हीलियम एटम बनाता है और इसको न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, फ्यूजन, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, ठीक है। और इसी एनर्जी के वजह से सन का टेम्परेचर होता है और सन का जो लाइट हमारे तक आता है अर्थ पे, या सन का जो टेम्परेचर हम फील कर पाते हैं, सब इसी के वजह से, ठीक है। तो अब बात ये है कि जब हम इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानते हैं तो आखिर कैसे इसको पढ़ा जाए। सन के पास तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो इसको कैसे स्टडी किया जाए, क्योंकि जो सन स्पॉट्स होते हैं उसका असर हमारे टेम्परेचर पे होता है, क्लाइमेट चेंज पे होता है, ठीक है। हमारा जो सैटेलाइट्स है, जो सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और बाकी जो चीज़ें हैं, वो भी सन के रेडिएशन से, इसके मैग्नेटिक फील्ड से और सोलर इजेक्शन वगैरह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो अगर इसके बारे में जानकारी हो तो फिर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यही जो चीज़ें यहाँ पे हमने देखा वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। तो अब सन के बारे में मोटा मोटी हमें जानकारी हो गई है, तो अब हम देखेंगे कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है। लैग्रेंज पॉइंट बेसिकली क्या होता है ना, ये देखिए अर्थ है, ठीक है, ये सन है, ये मून है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा है कि कोई भी बॉडी होता है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो दूसरे बॉडी को अपने तरफ पुल करता है। यानी सन जो है वो अर्थ को पुल कर रहा है और अर्थ जो है वो सन को अपने तरफ पुल करेगा। तो अगर हम कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं, सेम लाइक मून भी अर्थ को पुल कर रहा है और अर्थ भी मून को खींच रहा है, मून और सन के बीच में भी चल रहा है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम भी सन को अपने तरफ खींच रहे हैं और सन भी हमें अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो हर बॉडी जिसमें भी मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, ठीक है। तो सन जो है अर्थ को अपने तरफ पुल करता है और अर्थ जो है सन को अपने तरफ पुल कर रहा है। तो अगर हम कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं, कोई रॉकेट छोड़ते हैं, तो वो भी सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में ट्रैवल करता है और अर्थ के भी ग्रेविटेशनल फील्ड में ट्रैवल करता है। तो होता क्या है ना कि सारे जगह ग्रेविटेशन लग रहा है, सन का भी, अर्थ का भी, सन का भी, अर्थ का भी, पूरे पूरे बहुत
बड़े एरिया में, बहुत बड़े रेंज में ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का काम कर रहा है। तो इस एरिया में, इस पूरे एरिया में कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, यहाँ पे जो अर्थ का ग्रेविटेशन लग रहा है, जो सन का लग रहा है, जो मून लगा रहा होगा, और बाकी जो भी यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज हैं, जिसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ तक पहुँच पा रहा है, वो सारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है। और ये बैलेंस करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो, अगर हम किसी बॉडी को, किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए यहाँ पे रहने के लिए। क्यों? क्योंकि फोर्स बैलेंस्ड है, तो किसी फोर्स के अगेंस्ट इसको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आसानी से इस्टेब्लिश हो सकता है। इसीलिए इसको पार्किंग लॉट भी बोला जाता है ना, स्पेस का पार्किंग लॉट, पार्किंग एरिया स्पेस का जो है वो लैग्रैंज पॉइंट को बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब सन और अर्थ वाले सिस्टम में 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 5 लैग्रैंज पॉइंट्स हैं। क्या होता है यहाँ पे, सारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाता है। अब इस वजह से क्या है कि यहाँ पे कोई सैटेलाइट होगा तो उसको मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब एनर्जी नहीं चाहिए तो कम एनर्जी में वो इफिशिएंटली काम कर सकता है और बहुत ज़्यादा दिन तक ऑर्बिट में घूम सकता है। तो ये बेसिकली मोटा मोटी जो है वो लैग्रैंज पॉइंट है। ठीक, अब L1 और L2 हमारे लिए बहुत खास है। L3 तो सन के भी इधर है, तो एक तो कि हमसे दूरी बहुत ज़्यादा है, दूसरा बात है कि अगर L3 पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे भी तो हम देखेंगे किसको और कैसे देख पाएंगे, और उसके लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी चाहिए होगा। ठीक है, L4 और L5 कंपैरेटिवली नज़दीक है लेकिन थोड़ा सा अनस्टेबल है। तो हमारे लिए जो सबसे बेनिफिशियल है, एक तो कि L1 है वो अर्थ के सबसे नज़दीक है, देखिए डिस्टेंस इसका सबसे कम है, L2 फिर भी दूर है। और L1 L2 जो है एक तरह से सन, अर्थ और मून, जब मून घूम के इधर आएगा तो ये सब एक लाइन में आते हैं। तो इसलिए L2 हमारे लिए और L1 हमारे लिए बहुत खास है। जैसे सन को अगर कंटिन्यूसली हमें देखना है तो L1 पॉइंट बहुत खास है। क्यों? क्योंकि L1 पॉइंट पे अगर किसी जैसे आदित्य L1 हमारा जा रहा है तो उसको अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये कंटिन्यूसली यहाँ पे रहेगा। अगर अर्थ घूम के यहाँ पे आ जाती है, अर्थ घूम के अगर यहाँ पे आ जाती है तो L1 पॉइंट भी यहाँ पे रहेगा। अगर अर्थ घूम के इधर आ जाती है तो ये आदित्य L1 यहाँ पे रहेगा, है ना। अगर अर्थ घूम के यहाँ पे आ जाती है तो L1 यहाँ पे रहेगा। तो हम कंटिन्यूसली सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या ये है कि हम सन को ऑब्जर्व करें, और सन का जो ये सब क्वालिटीज़ जो हम देख रहे थे डिफरेंट लेयर की, सन स्पॉट क्यों बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये बाहर निकल रहा है सन से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारे सैटेलाइट सिस्टम पे होता है। सन स्पॉट्स है, इसका इम्पैक्ट हमारे क्लाइमेट चेंज पे होता है। प्रोमिनेंस है, प्रोमिनेंस क्या होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर वाला सोलर फ्लेयर्स जो है यहाँ इसी के बॉडी से ऐसा निकलता है और वापस इसमें चला जाता है, निकलता है और चला जाता है, निकलता है और चला जाता है। तो ये इसका ये क्यों होता है और इसका इम्पैक्ट क्या है। कोरोना के बारे में देखेंगे, हम ये देखेंगे कि 1.5 करोड़ केल्विन टेम्परेचर या 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस अंदर में है, ऊपर में 5000 डिग्री सेल्सियस है यहाँ सरफेस पे। लेकिन फिर कोरोना का टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, यहाँ पे मिलियंस में टेम्परेचर क्यों आती है। तो ये टेम्परेचर एनोमली जो है, जो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉरी यहाँ से टेम्परेचर घट रहा है और फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें स्टडी करनी है। तो कैसे स्टडी करेंगे भाई, तो ये स्टडी करने के लिए हमें उस लैग्रैंज पॉइंट पे हम आदित्य L1 को रख रहे हैं, और ये आदित्य L1 जो है हमें स्टडी करके बाकी चीज़ें बताएगा। ठीक है, तो ये था आदित्य L1 को L1 पॉइंट पे रखने का कहानी। ठीक है, अब ये जो L2 है, L2 पे क्या है हमारा, आपने सुना होगा कि नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा है, जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस में भेजा है। क्यों? डीप स्पेस का स्टडी करने के लिए। हर बॉडी जो है ना अपना ग्रेविटेशन वेव्स वगैरह छोड़ता है, ग्रेविटेशनल वेव्स छोड़ता है। स्पेस में बहुत तरह के, कई तरह के वेव्स होते हैं, डार्क मैटर होते हैं, डार्क पार्टिकल्स होते हैं, तो उन चीज़ों को स्टडी करना है। तो अब क्या है कि अगर L2 पे ही क्यों रखा गया, L1 पे क्यों नहीं रखा गया, L4 पे, L3 पे क्यों नहीं रखा गया। तो L2, L1, L4 और L5 का तो हमने देख लिया था। अब L2 पे क्यों रखा गया है, क्योंकि L2 जो है एक तो कि सन से दूर है।
ठीक है। तो सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका असर यहाँ तक आते आते बहुत कम हो जाता है। तो ये जो इधर से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड को कैच करेगा वो बहुत प्योर होगा, वो सन के वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा। सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा जो डीप स्पेस से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक वेव्स आ रहा है, ग्रेविटेशनल वेव्स आ रहा है, ठीक है। तो जेम्स वेव जो है उसको आसानी से कैच कर पाएगा और उसको ठीक से रीड कर पाएगा। तो मेन जो रीज़न है L2 पे रखने का वो यही है। तो आपको याद क्या रखना है, L1 तो वर्ल्ड फेमस हो गया है, तो ये तो आपको पता है। दूसरा L1 सबसे नज़दीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे क्या है, आदित्य L1 यहाँ पे है, दूसरा क्या है, सबसे नज़दीक है। और जेम्स वेब को L2 पे रखा गया है। L2 कहाँ है, फार्दर साइड पे है, ठीक है। सन इधर है और L2 इधर है। तो ये दो चीज़ें हमने देख ली। और ये महानुभाव है जोसेफ लुई लैंग्रेन, इन्हीं के द्वारा ये पॉइंट खोजा गया था बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, और इसीलिए इन पॉइंट्स को इनके नाम पे रखा गया है। क्या, लैग्रेंज पॉइंट। जोसेफ लुई लैग्रेंज इटालियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। ये हमारा आदित्य L1 हुआ, कुछ ऐसा दिखेगा। ये सन है और ये आदित्य L1 जो है वो अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर के दूरी पे है, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, ये भी एक फोटो है आदित्य L1, यहाँ L1 पॉइंट पे है। सैटेलाइट विल फेस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम बोथ सन एंड अर्थ, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर लैंग्रेंज पॉइंट के बारे में समझा, ठीक है। और देख लेते हैं क्या इसमें पॉइंट्स हैं। इसमें पॉइंट है कि आदित्य L1 जो है, आदित्य L1 मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो PSLV रॉकेट, ठीक है। तो PSLV रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सबसे पहली बात तो ये कि PSLV इसको लॉन्च करती है, PSLV रॉकेट ने इसको लॉन्च किया है। इधर आप देख सकते हैं, ये है PSLV रॉकेट अपना। इसको और क्या बोला जाता है, PSLV को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, ठीक है। ये इतना ज़्यादा काम करता है इसरो के लिए कि इसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो बोला जाता है। हमारा जो आदित्य L1 है उसका वेट लगभग 1500 kg है, ठीक है। उसको लो अर्थ ऑर्बिट में ले आके स्टैब्लिश करना था, वो इसी रॉकेट के बूते का काम था, PSLV एक्सेल। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा कि ये वर्कहॉर्स बोला जाता है, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया है, श्रीहरिकोटा से। तो ये भी याद रखिए भाई कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तो वो है श्रीहरिकोटा में। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ठीक है। इनिशियली जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा और वहां से घूम घूम के ये L1 पॉइंट तक पहुंचेगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट पेलोड्स वगैरह लगाए गए हैं, तो वो अभी हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए कि ये कैसे जाएगा। ये अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे जब इसको छोड़ा गया तो ये अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूमेगा, ठीक है। ये घूम रहा है, ये देखिए घूम रहा है ऐसा, और ये घूमते घूमते धीरे धीरे अपना जो है वो ऑर्बिट बढ़ाता जाएगा और यहाँ से ऐसा निकल जाएगा, ऐसा घूम के फिर ये L1 पॉइंट के इर्द गिर्द पहुँच के और वहीं पे स्टैब्लिश हो जाएगा L1 पॉइंट पे। तो ये इसका कुछ कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा उसकी कहानी है। दूरी है 1.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। अर्थ के नज़दीक है, सन से ज़्यादा दूर है, तो सन से दूरी जो है इससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसका किस तरह से वहाँ पे पहुँचेगा वो चीज़ है। अब देख लेते हैं कि ये काम क्या क्या करेगा, ठीक है। तो वो जो हमने अभी डिस्कस किया कि कोरोनल हीटिंग को ये देखेगा, ठीक है। जो सोलर एटमॉस्फेयर है उसका क्या डायनेमिक्स है, सोलर एटमॉस्फेयर कैसे काम करता है, क्या हो रहा है वहाँ पे वो देखेगा। सोलर विंड, सोलर स्पॉट, ये सब चीज़ को, कोरोनल मास इजेक्शंस को, फ्लेयर्स को, सन फ्लेयर्स को, सन से जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स निकलता है उसको, ये सब चीज़ें देखेगा। यूनिकनेस ऑफ आदित्य L1 क्या है, एक तो है कि इंडिया का पहला सोलर मिशन है, ठीक है। जैसे नासा का पार्कर है, ठीक, वो और नज़दीक गया था। आदित्य L1 जो है थोड़ा दूरी पे ही है सन से। तो इंडिया का पहला स्पेस मिशन है। फर्स्ट टाइम स्पेशली रिजॉल्व सोलर डिस्क इन द नियर यूवी बैंड, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपको पढ़ना है तो इसको स्टॉप करके पढ़ लीजिए, कुछ खास विशेष नहीं है। हाँ, इधर वाला ये देखते हैं कि इसमें जो 7 पेलोड्स हैं, 7 पेलोड्स इसमें डाला गया है, ठीक है, अलग अलग काम करने के लिए। जैसे एक VELC है, ठीक, यहाँ पे शायद थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, VELC का काम क्या है। VELC का काम है कि भाई जो भी विजिबल इमिशन लाइन है कोरोनोग्राफ में, सोलर का जो कोरोनोस्फेयर में, उसको उसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मेन पेलोड है, ठीक। इसके अलावा और पेलोड क्या है, एक है सोलेक्स, SOLEX,
इसका मतलब क्या है, सोलर लो एनर्जी एक्सरेज को ये पढ़ेगा, ठीक है। तो जहां एक्स आ गया, एक्सरेज को ये पढ़ रहा है। सोलेक्स में एक्सरेज का स्टडी किया जाएगा जो सन से निकल रहा है। फिर एक है स्यूट, SUIT, ठीक है, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग करेगा, सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह निकल रहा है उस पर स्टडी करेगा। एक है पापा, वो प्लाज्मा एनालाइजर है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, तो प्लाज्मा को एनालाइज करेगा। एक है एस्पेक्स, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स को देखेगा, सोलर विंड जो निकलता है उसमें जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसको स्टडी करेगा, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेगा। तो ये कुछ पेलोड्स थे। अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए कि पापा का काम क्या है, तो पापा का काम प्लाज्मा एनालाइजर है, P फॉर पापा, P फॉर प्लाज्मा एनालाइजर। अल्ट्रा स्वीट का क्या काम है भाई, तो अल्ट्रा वायलेट वाला ये काम करेगा, ठीक है। चलिए, और ये इसका कुछ इस तरह से है, और ये भी वही सारी चीज़ें डिटेल में है, इसको आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। तो यही था हमारा आदित्य L1 का डिस्कशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए।